हे गाइस, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल लीव के बारे में। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में दी जाती है। तो देखिए, डिपार्टमेंटल लीव इसलिए दी जाती है कि जैसे कि सबको पता है कि अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको पूरे महीने की फालतू में सैलरी वगैरह देनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है डिपार्टमेंटल लीव का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया। ये किन लोगों को दी जाती है? तो ये उन लोगों को दी जाती है जिनकी सर्विसेज टेम्परली नॉट रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि देखिए, अगर कुछ सर्वेज होते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे, आर्कोलॉजिकल सर्वे। तो जियोलॉजिकल सर्वे जो है, मान लो स्टडी कर रहे हैं वेव्स के ऊपर, सिस्मिक वेव्स। तो उनका एक सीज़न होता है, उस सीज़न में तो काम रहता है, बाकी सीज़न में कोई काम नहीं है। तो अब उसमें सोचती है गवर्नमेंट की बिठा कर पैसे देना पड़े, उससे अच्छा है कि इनको लीव पे भेज देते हैं और ये भी कुछ अपना काम वाम कर लेंगे और हमारा भी पैसे बच जाएंगे। तो उसलिए किन लोग हो जाती है, क्लास थर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं उनको, क्लास फोर्थ जो होते हैं सर्वे पार्टी में अटैच जो होते हैं उनको, और सीजनल स्टाफ जो पोस्ट में होते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट में भी होता है सीजनल काम, तो उनको। अच्छा, ये नॉन डेबिटेबल होती है, ये नहीं कि EL में से काट देंगे, CL में से काट देंगे, किसी में से नहीं कटेगी ये, है ना। और किन को दी जाती है? खाली उन गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जाती है जिनकी सर्विस टेम्प्रेरी नॉट रिक्वायर्ड है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब कब दी जाती है? तो ड्यूरिंग रिसेशन पीरियड, जब काम की रिक्वायरमेंट नहीं सर्विसेज की, तब 18 महीने की छुट्टी भेज दिया। अगर रिसेशन के अलावा कोई समय चल रहा है, रिसेशन मतलब कि जो उस समय जो है सर्विस नहीं रिक्वायर्ड, अगर बिना मतलब सर्विस रिक्वायर्ड है फिर भी भेज दिया छुट्टी पे, तो उस समय 12 महीने तक की डिपार्टमेंटल लीव जाती है। ये किसी अकाउंट में से नहीं कटती, और इस टाइम पे सैलरी 25% दी जाती है, जो लीव सैलरी होती है डिपार्टमेंटल लीव में। डिपार्टमेंटल लीव में 25% सैलरी दी जाती है शुरुआत के 6 महीने तक। तो और वो 25% किसकी मिलेगी? बेसिक और DA का मिलाकर 25%, एक चौथाई सैलरी देंगे। साथ में जो है फिर जो बाकी पीरियड है 6 महीने बाद, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, रिटर्न टू ड्यूटी करना पड़ेगा। डिपार्टमेंटल लीव जो है ये ड्यूटी ट्रीट नहीं किया था कि मतलब ड्यूटी में काउंट होगा, ये ड्यूटी में काउंट नहीं होता। नॉन डेबिटेबल होती है, ड्यूटी में काउंट नहीं होगा, नॉन डेबिटेबल होंगी। साथ में जो है कब दी जाएगी? जब कोई दूसरी लीव ड्यू ना हो तब। और हाँ, इसको कंबाइन किया जा सकता है, किसी भी छुट्टी के साथ अपनी छुट्टी के साथ कंबाइन भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टडी लीव। काफ़ी जगह पूछा आता है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, स्टडी लीव आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टडी के लिए सरकार छुट्टियां देती है ना। ये आपके EL CL किसी खाते से नहीं कटती, और पब्लिक इंटरेस्ट सर्व करना चाहिए, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो हायर लेवल की, तो उसके लिए ये स्टडी लीव दी जाती है। पर्पज़ क्या है कि स्पेशल कोर्स और हायर स्टडी करने का, ठीक है। और इसमें जो है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग वगैरह जो है उसके लिए भी भेजा जाता है, ट्रेनिंग या स्टडी टूर पे भेजा जाता है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो है उसके लिए पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए स्टडी लीव दी जाती है, ठीक है। ये तो स्पेशल, अब ये जो है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जो है, स्पेशलाइज्ड कोर्स और या स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, ये तो स्फीयर ऑफ ड्यूटी से, स्फीयर ऑफ ड्यूटी में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट या क्लोज रिलेशन होना चाहिए तभी दी जाएगी, है ना। और बाकी जो है अगर आप ऐसी स्टडी कर रहे हैं जो आपके स्फीयर से संबंधित नहीं है ना, तो वाइडनिंग ऑफ माइंड के लिए कर लें कि मतलब जो सोचने समझने की क्षमता और उसके लिए कुछ कर रहे हैं आप कोर्स, तो उसमें स्टडी लीव अगर देनी है तो डिपार्टमेंटल इसके लिए कंसल्टेशन लेगा, उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से कंसल्टेशन लेने के बाद ही उसको डिपार्टमेंट लीव देगा, स्टडी लीव देगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट प्लस मिनिस्ट्री जो है उससे, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दोनों से परमिशन लेनी पड़ेगी। और किसके लिए दी जाएगी? एकेडमिक के लिटरेरी, इसके लिए आप परमिशन मांग रहे हो, सब्जेक्ट कोर्स करना है कि जी मेरे को MA करना है, जी MA को MSc करनी है ना। तो एकेडमिक की है या लिटरेरी है ना, उसके लिए दी जाएगी। इसमें एक्सेप्शन है कि भाई अगर आप एकेडमिक करने वाले हो तो इसमें भी एक्सेप्शंस है। वो कौन से एक्सेप्शन है? जैसे कि IES हो गया, है ना। इंजीनियरिंग सर्विस वाले, अगर BTech वाला बंदा अगर MTech करने की सोचे, IAS स्टैटिस्टिकल विभाग में है कोई, तो वहाँ स्टैटिक्स की पढ़ाई करनी, तब जो है उस केस में ये जो लीव है एकेडमिक के लिए भी दी जा सकती है, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर हैं, वो अपने MBBS का MD परस्यू करना चाहते हैं, तो उस केस में भी उनको दी जा सकती है। और कोई स्पेशलिस्ट है ना, वो टेक्निकल सब्जेक्ट से करना चाह रहा है, तो उस केस में भी उसको दी जाती है, जिसका डायरेक्ट रिलेशन हो स्टडी से और ड्यूटी से, सॉरी। स्टडी अगर विद इन इंडिया तो विद इन इंडिया से ही आपको करनी पड़ेगी अगर अवेलेबल है तो, अगर नहीं है तब उसके बाद जो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है
उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद जो है इकोनॉमिक अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट होता है उससे परमिशन लेने के बाद ही आप उस कोर्स को बाहर फ़ौरन से कर सकते हैं। कंडीशन इसके लिए क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो कंडीशन वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो प्रोबेशन कंप्लीट हो गया हो, 5 साल की उसके मिनी कंटिन्यूस सर्विस दे चुका हो, है ना। प्रोबेशन इंक्लूडेड है, ये नहीं कि प्रोबेशन के बाद, है ना। और एक्सपायरी जब हो रही है, लीव ख़त्म हो रही है, तो उसके कम से कम 3 साल सर्व करे। और अगर हेल्थ सर्विस वाला स्टाफ है तो वो 5 साल सर्व करे कम से कम, ठीक है। बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ये, है ना, कि मतलब हम इतने साल तक आपकी सर्विस छोड़ के नहीं जाएंगे, अगर छोड़ के जाते हैं तो हमें जितना पैसा खर्च हुआ है वो सब जो है हम वापस करेंगे इंटरेस्ट लगा कर। जो भी कंडीशन है वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और ये देखना है कि सुपर एनुएट ना हो रहा हो, रिटायर ना हो रहा हो 3 से 5 साल के भीतर। फ्रीक्वेंसी जो है मतलब इस तरह से ना हो कि उसके ऊपर टेबल पे काम रहता है और उसको जो है स्टडी लीव दे दी जाए। तो ये भी सोच समझ के सब चीज़ें करने के बाद ही स्टडी लीव की परमिशन दी जानी चाहिए। अब इसमें छुट्टी कितने दिन की मिलती है, तो देखो एक बार में एट ए टाइम जो है 12 महीने की छुट्टी मिलती है। और पूरी सर्विस की बात करें तो 24 महीने की छुट्टी वो स्टडी लीव ले सकता है ना। अगर हेल्थ ऑफिसर है उसकी कंडीशन कुछ अलग है, उसे एंटायर सर्विस में 36 मंथ मिलता है। जैसे कि आपने देखा जो दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट उन्हें 24 महीने की मिल रही थी, इन्हें 36 मंथ्स की मिलती है। ये 24 मंथ जो है इसको एक्सटेंड किया था 28 मंथ्स तक, ठीक है। उसके लिए लेकिन जो एक्सटेंशन वाला पीरियड जो होगा उसके लिए जो है उसको अपनी जो लीव है उसके अकाउंट में पड़ी है, EL, CL, HPL वगैरह जो भी है वो उसको कटवानी पड़ेगी, ठीक है। EOL सोचो EL ले लें तो वैसा नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। चीज़ ध्यान रखनी। फेलोशिप के लिए भी परमिशन दी हुई है, कुछ फेलोशिप्स कुछ जगह से फेलोशिप कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से, वो आप लिस्ट देख लेना एक बार। यहाँ से फेलोशिप करने का मौका मिलता है तो अभी आपको स्टडी दी जाएगी। JLN से जवाहरलाल नेहरू से फेलोशिप करनी हो, है ना, या KK बिरला फाउंडेशन से, या IIM से मैनेजमेंट से, या JP लोकनायक जयप्रकाश जो उससे करनी हो फेलोशिप, अगर आपको मौका मिलता है आप यहाँ से फेलोशिप भी कर सकते हैं। हाँ, अब इंटायर पीरियड में जो कोर्स है उसके दौरान सैलरी क्या मिलेगी, तो स्टडी लीव के दौरान जो है उसे वही लीव सैलरी मिलेगी जो उसको लीव पर रहने पे मिलती है ना। फेलोशिप अमाउंट जो है वो उसको अगर ले रहा है तो वो वापस उसे करना पड़ेगा। रेजिडेंशियल वो फेलोशिप अमाउंट मिल रहा था वो ले सकता है, सॉरी। और रेजिडेंशियल टेलीफोन वो अवेल कर सकता है अगर करना चाहे तो, लेकिन बिल जो है वो गवर्नमेंट नहीं उठाएगी, उसको खुद अपना बिल पे करना पड़ेगा अगर कोई फ़ोन रखता है तो, टेलीफोन रखता है वो। सैंक्शन कौन करेगा, सैंक्शन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट करेगा, है ना। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। और डेपुटेशन पे तो पेरेंट कैडर से परमिशन लेनी पड़ेगी, कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ेगी, है ना। अगर डेपुटेशन पे आया हुआ वहाँ से स्टडी लीव मांग रहा है तो पेरेंट डिपार्टमेंट से, पेरेंट कैडर से परमिशन लेनी पड़ेगी। स्टडी लीव जो है अब्रॉड में है तो स्टडी लीव सैंक्शन होगी तो हेड ऑफ मिशन को वहाँ पे इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा और रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी समय समय पे, अगर अब्रॉड से कोई कोर्स कर रहे हो तो। अब लीव सैलरी वाला पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो लीव सैलरी उसको क्या मिलेगी, तो लीव सैलरी वही मिलेगी जो छुट्टी पे जाने से पहले वो ड्रॉ करा था, एग्जैक्ट वही बेसिक पे उतना ही मिलेगा, उस पर DA HRA मिलेगा, ठीक है। 180 दिन करके तो दिखाना पड़ेगा। 180 दिन तक तो मैक्सिमम वो रह सकता है HRA के लिए, उसके बाद जो है उसको वो दिखाना पड़ेगा कि वो वहीं पे स्टे कर रहा है 180 दिन जो है, ये इसका रूल यहाँ, इसका मतलब ये है 180 दिन तक तो उसे मिलेगा, लेकिन 180 दिन बाद उसको रिन्यू दिखाना पड़ेगा कि वो उसी पते पर रह रहा है। हाँ, अगर पे जो है वो रिवाइज हो जाएगी, उसको स्कॉलरशिप मिल गई, ये स्टाइपेंड कोई लेने लग गया वहाँ से, या उसने कोई रिन्यूमरेशन मिल रहा है तो वो एडजस्ट कर जाएगा उसकी सैलरी से अप टू हाफ लीव सैलरी ना। कम से कम हाफ लीव सैलरी तक एडजस्ट किया सकता है मैक्सिमम बस। जो कॉस्ट है फीस की जो कॉस्ट आ रही है वो गवर्नमेंट सर्वेंट खुद ही बियर करेगा, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस में प्रेसिडेंट अलाउ कर सकते हैं, उसको स्कॉलरशिप दे दी जाए, स्टाइपेंड दे दिया जाए, है ना, रिन्यूमरेशन दे दिया जाए अगर वो कुछ नहीं मिल रहा है तो। ये 3 चीज़ें अगर नहीं मिल रही हैं तो एक्सेप्शनल केस में प्रेसिडेंट अलाउ भी कर सकता है उसको। रेजिग्नेशन और VRS ले लेता है अगर वो स्टडी लीव के दौरान ही, और या फिर कोर्स कंप्लीट नहीं करता तो उस केस में रिकवरी कैसे होगी वो चीज़ देख लेते हैं।
देखो 3 से 5 ईयर के बीच की कंडीशन है कि भाई आपको रिज़ाइन नहीं मारना, लेकिन उसने 3 से 5 साल की वाली कंडीशन छोड़ते हुए अगर रिज़ाइन मार दिया तो सारा जो भी पैसा उसको मिला वो सब रिफ़ंड करना पड़ेगा। लीव सैलरी रिफ़ंड करनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ फीस उसे रिफ़ंड करनी पड़ेगी, टीए अदर एक्सपेंस जो भी हुए गवर्नमेंट के वो सब देना पड़ेगा। अदर एजेंसीज़ के भी जो लगे हैं, अगर मान लो फ़ॉरेन में से करा था कोर्स तो फ़ॉरेन गवर्नमेंट का जो भी पैसा लगा है, फाउंडेशन और जो फाउंडेशन ट्रस्ट ने जो पैसा उठाया था वो सब भी उससे रिकवरी की जाएगी। और अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट मिलेगा गवर्नमेंट, और किस रेट पे लेगा, जो गवर्नमेंट लोन के रेट चल रहे होंगे उस रेट पे उससे इंटरेस्ट भी लिया जाएगा, ब्याज लिया जाएगा। ठीक है। वीआरएस, हाँ, इस केस में छोड़ दिया जाएगा अगर उसने वीआरएस लिया मेडिकल ग्राउंड पे या फिर उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसका एब्जॉर्प्शन हो गया पीएसयू में, तो उस कंडीशन में रिकवरी नहीं की जाएगी। अगर उसने रिज़ाइन कर दिया तो उसकी जो स्टडी लीव थी उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा EOL में और उसकी रिकवरी की जाएगी। फिर नेक्स्ट है कैजुअल लीव। तो कैजुअल लीव जो है ये लीव रूल 1972 से ही है, लेकिन कैजुअल लीव को कोई रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव नहीं माना जाता है ना। ये कोई एक लीव नहीं है, ये माना जाता है लीव नहीं है। बस अब ये आपको इस तरह दी जाती है ताकि आप कहीं अपना काम निपटा सको। ठीक है। और इसको एब्सेंट भी ट्रीट नहीं करता, ये फॉर्म ऑफ लीव नहीं है एक तरह से, इसलिए सीएल कोई रूल से गवर्न नहीं होती और इसको रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव भी नहीं माना जाता। सीएल जो है ये अवेल होती है और इसको एब्सेंट भी ट्रीट नहीं किया जाता। सीएल को आरएच और स्पेशल कैजुअल लीव से कंबाइन कर सकते हैं बस, ईएल के साथ कंबाइन नहीं होती। ईएल लगातार चलती है, सीएल नहीं जोड़ सकती कि आप सोचो कि 3 दिन की ईएल ले लेता हूँ फिर सीएल ले लो, नहीं, क्योंकि सीएल एक लीव ही नहीं है। और सीएल को आप ज्वाइनिंग टाइम है ना और लीव के साथ भी किसी और लीव के साथ कंबाइन भी नहीं कर सकते कि आप सोचो HPL या फिर EL इसका कंबाइन कर लें, तो वो भी नहीं किया जा सकता। अगर टूर के दौरान अगर आपने CL ली तो उस दिन का आपको डेली अलाउंस भी नहीं दिया जाता है ना। CL को हाफ डे ले सकते हैं और हाफ डे CL पे LTC भी जा सकते हैं, हाफ डे CL पे खाली LTC भी जा सकते हैं। अब इसका रूलिंग जो है कितनी CL मिलेंगी, तो देखो जो जहाँ पे 17 हॉलीडेज़ ले रहे हैं, जिस भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 17 हॉलीडेज़ ले रहे हैं तो वहाँ पे तो 8 CL मिलेंगी, और जहाँ पे 17 छुट्टियाँ नहीं हैं कैलेंडर ईयर में तो वहाँ पे 10 CL मिलेंगी हर साल के हिसाब से। डिसेबल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में उसे 4 स्पेशल कैजुअल लीव और मिलती हैं एडिशनल, और सैंक्शन की जा सकती है 5 CL ज़्यादा एट ए टाइम, इसको सैंक्शन भी नहीं करा सकते। 5 CL ज़्यादा इसको एक साथ वो भी नहीं करा सकते, सैंक्शन भी नहीं करा सकते। और एक्सेप्शनल केस में 5 CLs भी एडिशनली अप्रूव एक साथ भी अप्रूव किया जा सकती हैं HOD के द्वारा, अगर उसकी कोई मजबूरी है इस तरह की। तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बीच में ज्वाइन करता है, मिडिल ऑफ द ईयर ज्वाइन करता है, तो उसे पूरी 8 CL दी जाएंगी और प्रोपोर्शनेट भी दी जा सकती हैं। ये डिपेंड करेगा सैंक्शनिंग अथॉरिटी की डिस्क्रिशन पे। लेट कमिंग के लिए हाफ CL डिडक्ट की जा सकती है। नेक्स्ट है कंपनसेटरी ऑफ। तो कंपनसेटरी ऑफ कब दी जाती है, किस कंडीशन में दी जाती है, जैसे कि अगर छुट्टी के दिन उसको ड्यूटी पे बुलाया गया तो उस केस में उसे कंपनसेटरी ऑफ दी जाएगी, और इसको हॉलीडे की तरह ही ट्रीट करेंगे कि हॉलीडे के बदले में दी जा रही है तो हॉलीडे की तरह ट्रीट करेंगे। सो प्रीफिक्स अफिक्स कर सकते हो, लेकिन कंपनसेटरी ऑफ पे LTC नहीं ले सकते। एकोमुलेशन करने की कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी आप अकोमुलेट कर लो, जितने दिन आप ड्यूटी पे गए छुट्टी वाले दिन उतने इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन क्रेडिट होने के 1 मंथ के अंदर ही आपको उसको अवेल करना पड़ेगा, नहीं तो ये लैप्स हो जाएगी। ठीक है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं जब JS या उससे अबव का या HOD जो है वो रिलैक्स कर सकता है इसको 1 महीने से ज़्यादा भी। ठीक है, 1 महीने से ज़्यादा, और 1 महीने ज़्यादा रिलैक्स कर सकता है, और कंडीशन है इसमें कि मैक्सिमम 2 एट ए टाइम जो है वो आपको दे सकता है। गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट को अलाउड नहीं है ये कंपनसेशन ऑफ, जो नॉन गजेटेड है सिर्फ उन्हीं को अलाउड है। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑफिसर्स जो होते हैं उन्हें किस तरह से लीव देते हैं वो देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
तो ईएल जो है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑफिसर्स को लाइक परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह ही दी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट वाले जो होते हैं। और एचपीएल जो है वो टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट के रूल जो है उसके अकॉर्डिंग इन्हें एचपीएल क्रेडिट की जाती है, एचपीएल कम्यूटेड लीव। ईओएल डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितने समय का है। अगर 1 साल का है तो कोई उसको ईओएल नहीं मिलेगी, लेकिन 1 साल से 5 साल तक हो गए हैं तो मैक्सिमम 90 डेज़ तक का उसको ईओएल मिल सकता है। और इनके ऊपर जो ईएल का रूल अप्लाई होगा वो टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट वाला रूल इसके ऊपर अप्लाई होगा। इनके ऊपर जो ये रूल लागू होगा तो टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट वाला ईओएल का रूल अप्लाई होगा, है ना। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर मोर देन 5 पीरियड हो गए हैं बट डेफिनेट मोर देन 5 ईयर हो चुके हैं बट डेफिनेट पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई लिमिट नहीं, जितना मर्जी इकट्ठा कर लो, 5 साल ज़्यादा हो गए और रूल वही टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट वाले लागू होंगे। कॉन्ट्रैक्ट इनफाइनाइट पीरियड का तो अभी मतलब इनफाइनाइट पीरियड के लिए उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हुआ है तो उसको कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी वाली इकट्ठी करे। और रूल्स जो है वो परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट वाले फिर फॉलो होने लग जाएंगे जब डेफिनेट पीरियड का उसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है।